बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रिटर्न्स का चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया था, जिसमें से 26 सेक्शन कौन सा रिटर्न का था। आज हम नए सेक्शन पे आते हैं, नए चैप्टर पे आते हैं, जिसका नाम है अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिसर ऑफ सेल्स टैक्स। ये बहुत छोटा सा एक टॉपिक है, जिसको हम कवर करते हैं। जो हमारा मेन टॉपिक जो आज हमें डिस्कस करना है, वो बात करनी है हमें किस पे, पेनल्टीज पे, जिसके 2 से 3 एमसीक्यूज के होते हैं, पेपर में एक्सपेक्टेड होते हैं कि ये आ सकते हैं। ठीक है, तो पेनल्टीज पढ़नी है, लेकिन उससे पहले हमारा चैप्टर है तो इसको से गो थ्रू करते हैं, जल्दी जल्दी जॉट डाउन करते हैं ये क्या क्या चीज़ है इसके अंदर है। अब सेक्शन नंबर 30 जो है हमें बता रहा है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी क्या दी हुई है कि द बोर्ड में अपॉइंटेड इन द रिलेशन टू एनी एरिया पर्सन और द क्लास ऑफ पर्सन any person to be appointed, a chief commissioner of inland revenue, a commissioner of inland revenue, a commissioner of inland revenue appeal, an additional commissioner of inland revenue, a deputy commissioner of inland revenue, a district taxation officer of inland revenue, an assistant commissioner of inland revenue। ये साथ बाकी जो नीचे जो नाम आ रहे हैं सबके सब इसके नीचे क्या है, अंडर आते रहेंगे। अब हमें करना क्या है, तो इसने नीचे क्या बोला हुआ है हम लोगों को, सेक्शन नंबर 30 जो है हमारे पास, ये है किस चीज का, अपॉइंटमेंट्स का, कि किसको क्या करना है, अपॉइंटमेंट करनी है अथॉरिटी की। अब अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कैसी हो रही है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक बोर्ड है। ठीक है, आपके पास एक बोर्ड है, बोर्ड के क्या है, 2 सबऑर्डिनेट होंगे। बोर्ड का पहला सबऑर्डिनेट कौन सा है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू क्या है, आपका पहला सबऑर्डिनेट है बोर्ड का या एफबीआर का। और सेकंड कौन सा है आपके पास, सेकंड आपके पास कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील। ये बात नीचे लिखी हुई है, बात नीचे कहाँ लिखी हुई है, ये बात नीचे यहाँ लिखी हुई है कि द कमिश्नर इनलैंड द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू एंड द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील शैल बी द सबऑर्डिनेट टू द बोर्ड। ठीक है, ये बात हमने यहाँ कवर की। अब चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का क्या है, सबऑर्डिनेट होगा कौन सा, वो होगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। तो पहले क्या, बोर्ड के 2 का सबऑर्डिनेट है, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। और चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का सबऑर्डिनेट कौन सा होगा, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। अब कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू की क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे बाकी सब चीजें जो हमने नीचे नाम पढ़े। यहाँ लिखा हुआ है कि द बोर्ड एंड द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू शैल बी द सबऑर्डिनेट टू द चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। उसके बाद बाकी क्या है हमारे पास, बाकी सारे क्या होंगे, ये जितने भी लिखे हुए एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू, डिप्टी कमिश्नर, ये शैल बी द सबऑर्डिनेट ऑफ द कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। मीन्स ये जितने के जितने नाम हमने ऊपर पढ़े, ये सब क्या होंगे, सबऑर्डिनेट होंगे किसके, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के। तो सबसे पहले इसके अंदर नाम कौन सा आ रहा होगा कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के लिए, सबसे पहले नाम आ रहा है आपके पास एडिशनल कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। उसके बाद आपके पास है डिप्टी कमिश्नर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। उसके बाद आपके पास असिस्टेंट है यहाँ, असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। फिर असिस्टेंट डायरेक्टर है आपके पास, असिस्टेंट डायरेक्टर ऑडिट जो है वो क्या आपके पास, इनलैंड रेवेन्यू। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट ये टैक्सेशन है, डिस्ट्रिक्ट टैक्सेशन ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ऑडिट ऑफिसर होंगे आपके पास। ठीक है, और फिर इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर इटसेल्फ। तो ये क्या है, सारे के सारे सबऑर्डिनेट है किसके, कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू के। कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सबऑर्डिनेट है किसका, चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का। और चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू और कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू अपील, ये दोनों सबऑर्डिनेट किसके हैं, बोर्ड के। यह बात क्या हुई, खत्म हुई हमारे पास। उसके बाद ये नाम पढ़ने हैं हमें थोड़े से, हम 30, ये अच्छा, ये अथॉरिटी वाला सेक्शन कौन सा है, हमारा सेक्शन नंबर 30 है हमारे पास। सेक्शन नंबर 30 कौन सा है, बोर्ड वाला सेक्शन। उसके बाद नीचे आते हैं। अब नीचे क्या है, सारे डायरेक्टर वगैरह की बात हुई हुई है कि आपके पास पहला डायरेक्टर कौन सा, 30A के अंदर आपके पास 30A डायरेक्टर जनरल इनलैंड इंटेलिजेंस एंड द इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू। ये कौन सा आपके पास, 30A है। उसके बाद 30B आपके पास है डायरेक्टर इन डायरेक्टरेट जनरल इंटरनल ऑडिट, 30B। 30C आपके पास जर्नल ऑफ ट्रेनिंग एंड रिसर्च। 30D आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ जर्नल ऑफ वैल्यूएशन। उसके बाद डायरेक्ट 30DD है आपके पास था डायरेक्टरेट ऑफ पोस्ट क्लीनिंग ऑडिट। 30DD जो है आपके पास, ट्रिपल डी जो है वो है डायरेक्टरेट जर्नल ऑफ इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन।
30E जो है आपके पास वो है पावर एंड फंक्शन ऑफ डायरेक्ट रेट। देन उसके बाद हम किस पे आते हैं, पावर पे। पावर को हम लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। अच्छा, पावर क्या होगी कि आपके पास जो हायर अथॉरिटी होगी, आपके पास जो हायर अथॉरिटी होगी, जितनी भी हायर अथॉरिटी है उसके पास क्या होगा, हायर अथॉरिटी के पास वो एक्सरसाइज कर सकती है किसकी पावर, लोकल अथॉरिटी की पावर। वो किसकी पावर एक्सरसाइज कर सकती है, लोकल अथॉरिटी की पावर क्या कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। और अपनी पावर तो क्या करता है, यूज कर ही सकती है। मीन्स उसके पास, हायर के पास पावर है कि वो क्या, जितने छोटे वाले जो है लोकल अथॉरिटी जो है उनकी पावर को क्या कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है। ये पावर में लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद फिर डेलीगेशन ऑफ पावर। डेलीगेशन ऑफ पावर में क्या है कि इफ द पावर्स ऑफ सबऑर्डिनेट कैन एक्सरसाइज पावर ऑफ सुपीरियर या हायर अथॉरिटी। अब ये क्या करता है, मतलब जो छोटे वाले लोग जो हैं इनको क्या, ये क्या ऊपर वाले लेवल की पावर क्या कर सकते हैं, ये यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं, लेकिन कौन इसको परमिशन देगा, बोर्ड परमिशन देगा। और चीफ कमिश्नर रेवेन्यू विद द अप्रूवल ऑफ बोर्ड, बोर्ड देगा या तो, लेकिन या तो चीफ कमिश्नर रेवेन्यू दे सकता है, लेकिन वो भी किसकी परमिशन पे, अप्रूवल किसकी, बोर्ड की परमिशन पे। तो ये क्या हमारे पास पावर ऑफ डेलीगेशन लिखा हुआ है कि कौन कौन पावर क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है। उसके बाद नीचे आते हैं। डेलीगेशन पावर छोटे से ऊपर की तरफ जा रहे हो, लेकिन पावर कौन डेलीगेट कर सकता है, बोर्ड या तो चीफ कमिश्नर रेवेन्यू कर सकता है विद अप्रूवल ऑफ बोर्ड। उसके बाद ऑडिट बाय द स्पेशल पैनल। ऑडिट बाय द स्पेशल पैनल, ये सेक्शन जो है याद कर लो ईमान से, मतलब अपने ईमान में लिया हो कि यार ये पोर्शन मैंने 3 से 4 दफा मैंने पास पेपर में देखा है, लोगों के टेस्ट वगैरह एमसीक्यूज करवा रहे हैं, उसमें भी ये नाम आ चुका है। 32A किसका है, ऑडिट बाय स्पेशल ऑडिट पैनल। ऑडिट बाय ऑडिट स्पेशल ऑडिट पैनल। एक मिनट आने दीजिए। ओके, 32A जो था वो था हमारे पास ऑडिट बाय स्पेशल ऑडिट पैनल। कि ऑडिट कौन कर रहा होगा, कौन करेगा, तो क्या ये अच्छा अपॉइंट कौन करेगा, या अपॉइंट करेगी बोर्ड करेगी अपॉइंट। कि अपॉइंट एनी स्पेशल ऑडिट पैनल में बी नेसेसरी कंप्राइजिंग 2 और मोर मेंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग। अरे कौन कौन होंगे इसमें मेंबर्स, बोर्ड में अपॉइंटेड, बोर्ड में अपॉइंटेड, तो बोर्ड कौन अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड करेगा ऑडिट पैनल को। अच्छा, जो वर्किंग पेपर्स वगैरह होंगे, जो मेजरमेंट के तरीके होंगे, वो कौन डिटरमाइन करेगा, वो बोर्ड करेगा। लेकिन कंडक्ट कौन कर सकता है, द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। द ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू। कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म जो होगी वो कर सकती है, द फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आईकेप के थ्रू, 1961 आईकेप की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास जो है हम्म, उसके बाद आपके पास कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट है, आईसीएमए की बात कर रहा है। ये ऐसा कोई भी पर्सन जिसको क्या कर दे, बोर्ड स्पेसिफाइड कर दे, तो वो क्या 32A में लिखा हुआ है। अच्छा, अब ये ऑडिट होगा किसका, रजिस्टर्ड पर्सन का होगा। ऑडिट होगा किसका, रजिस्टर्ड पर्सन का होगा। स्कोप ऑफ ऑडिट कौन बताएगा, बोर्ड बताएगा, या तो कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू बता रहा होगा। अच्छा, ऑडिट कमिश्नर को, जो ऑडिट पैनल को जो हेड करेगा वो कौन करेगा, ऑडिट कमिश्नर को हेड जो करेगा वो करेगा चेयरमैन। द ईच ऑडिट स्पेशल ऑडिट पैनल शैल बी headed by the chairman who shall be the officer of Inland Revenue. And the board may prescribe rules in the respect of constitution, procedure and the working of special audit. ये बात हम पहले बोल चुके हैं। ये था हमारे पास 32A। और 32A जो क्या है वो हमको हो चुका है। आफ्टरवर्ड्स अब हम आते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसका नाम है ऑफेंस एंड पेनल्टीज। अब ऑफेंस एंड पेनल्टीज के जो हमारे पास पार्ट लिखे हुए हैं, सीरियल नंबर वाइज जो लिखे हुए हैं, ये हमारे पास हैं कितने टाइप के, 28। मैं 28 इसमें क्या पॉइंट्स है, 28 में क्या अलग अलग बातें लिखी हुई है, किस पे किस बंदे पे कितना रेट लगेगा, किस पे कितना अमाउंट लगेगा, किसको जेल हो सकती है, वो अब उसको कौन
जेल में कौन डालेगा और सजा कौन देगा, ये बहुत सारी बातें हमारे पास, ठीक है। तो ये बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। 28 पॉइंट्स, अच्छा इसमें से कौन सा पॉइंट ओमिट है, तो इसमें से याद कर लो कि 22 जो 20 जो है हमारे पास, सीरियल नंबर 20 जो है वो क्या है, ओमिट हुआ हुआ है। सीरियल नंबर 20 क्या है, ओमिट हुआ हुआ है। तो बाकी पेनल्टीज वगैरह में पढ़नी है। तो इसको हम ऐसा काम करते हैं, द सेक्शन ऑफ द एक्ट टू बी ऑफेन हैज बीन रेफरेंस, ठीक है। सेक्शन दिए होंगे, इस सेक्शन के तहत क्यों होगा, ये पॉइंट लगी, पेनल्टी लग रही होगी इस तरीके से। तो हम स्टार्ट करते हैं कि सबसे हाई पेनल्टी किस पे लग रही होगी। अच्छा, डेफिनेशन पढ़ने पहले इसकी। Okay, who committed any offence described in the column 1 of the table below the shall in the addition to or not in the derogation of the any punishment to which he may be liable under the any other law, me be liable to the to be liable to the penalty mentioned against that the offence in column 2 thereof। कि उसने क्या काम करने में क्या पेनल्टी लगेगी, क्या पनिशमेंट मिलेगी, वो सब का बातें कहाँ लिखी हुई है, वो बातें लिखी हुई है कॉलम नंबर 2 के अंदर, और 1 के अंदर लिखी हुई है जो काम करेगा तो उसको मिलेगी। इसको हम स्टार्ट करते हैं, एक सेकंड। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं कहाँ से, लाइबिलिटी जहाँ पे क्या मिल रही हो, ज्यादा मिल रही हो, मतलब जहाँ लाइबिलिटी क्या सबसे ज्यादा हो या पनिशमेंट सबसे ज्यादा। आप लोग विजिबल नहीं होगी तो मैं इसको, अच्छा सबसे ज्यादा हाई पेनल्टी कहाँ लग रही है, सबसे ज्यादा हाई पेनल्टी लग रही है पॉइंट नंबर 25 के अंदर। पॉइंट नंबर 25, ये पॉइंट नंबर 25 याद करना लाजमी नहीं है, लेकिन ये क्या चीज, ये आप ये देख लो खाली। तो पॉइंट नंबर 25 क्या कह रहा है हमें, पॉइंट नंबर 25 कह रहा है, मैं लिख देता हूँ मैं, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ऑफेंस एंड पेनल्टीज। सेक्शन नंबर कौन सा, 33 सेक्शन है। अच्छा इसमें क्या है, सबसे ज्यादा पेनल्टी किस पे लग रही है, सबसे ज्यादा पेनल्टी है हमारे पास 1 मिलियन की। 1 मिलियन बोले तो 10 लाख रुपए। अब ये किस पे लगेगी, ये लिखा हुआ है, एनी पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू बी इंटीग्रेट his business with the board or at the computer system and fail to get himself registered, and if the registered person fail to integrate in the manner as required by the law। एक बंदे को क्या करना था, अपने पास मतलब अपने सिस्टम को एफबीआई के साथ क्या करना था, रजिस्टर्ड करना था, लेकिन उस बंदे ने वो काम नहीं किया है। तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी, उस पर पेनल्टी लगेगी 1 मिलियन की, पेनल्टी अप टू 1 मिलियन रुपीज, penalty up to 1 million rupees if continue to commit the same offense after a period of 2 months। और वही काम 2 महीने के बाद भी करता है तो his business shall be sealed, उसके बिजनेस क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा। तो ऐसा बंदा, इसने अपने सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम को एफबीआई के साथ रजिस्टर्ड नहीं करवाया, तो उस पर पेनल्टी कितनी लग रही होगी, 1 मिलियन रुपीज की। और अगर वही काम वो दोबारा करता है, एक दफा लग गई उस पर 10 लाख की पेनल्टी, अगर वो काम नहीं कर रहा 2 महीने बाद भी उसको देखा था कि ये नहीं किया वो, तो उस पर क्या लगेगी, उसके बिजनेस को सील कर दिया जाएगा। तो पेनल्टी कितनी है, पेनल्टी ऑफ 1 मिलियन रुपीज में क्या लिखा हुआ है कि रिस्टार्ट करवाना है आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम को एफबीआई के साथ। अब आता है कि उसने अब सिस्टम को कंप्यूटर सिस्टम के साथ अटैच तो करवा लिया, रजिस्टर्ड भी हो गया, लेकिन वो क्या करता है, अवॉइड करता है। अगर वो अवॉइड करता है तो उस पेनल्टी कितनी लगेगी, उस पर पेनल्टी लगेगी 5 लाख की। तो इसको हम देखते हैं, ये रहा हमारे पास। पेनल्टी ऑफ 500,000, पेनल्टी ऑफ 500,000, any person who conducted any such transaction in the manner so that the avoid to monitoring, ट्रैकिंग और रिपोर्टिंग, मतलब कंप्यूटर सिस्टम में हो जाए तो वो रिपोर्ट सब चीजें हो सकती हैं, उसने क्या करा है, वो काम किया ही नहीं है। वो बचने के लिए क्या, वो कंप्यूटर से रिकॉर्ड ही नहीं कर, रिकॉर्डिंग ऑफ सच ट्रांजैक्शन और द इशू एनी इनवॉइस व्हिच डज नॉट कैरी द प्रिस्क्राइब इनवॉइस नंबर और द बारकोड और द बेयर डुप्लीकेट इनवॉइस नंबर और काउंटरफिट बारकोड। अगर वो जो ऊपर वाला काम से क्या कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रहा है, ये अवॉइड कर रहा है ये वाली चीज, तो उस पर पेनल्टी कितनी लगेगी, उस पर पेनल्टी लगेगी 5 लाख रुपए की, या तो 200% ऑफ द अमाउंट, 200% ऑफ द अमाउंट
ऑफ टैक्स इन्वॉल्व्ड एंड विच एवर इज हायर, जो भी इनमें से क्या होगा हायर होगा पे करना पड़ेगा, उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब हायर वाली बात कैसे कि आपके पास लेट से पेनल्टी आ रही है 5 लाख की और आपका जो टैक्स बन रहा था वो टैक्स था कोई 3 लाख का, तो उसका 200%, 200% कितना हो जाएगा 6 लाख रुपए। तो जो इनमें से हायर होगा वो क्या करना पड़ेगा, उसको पे करना पड़ेगा। तो हायर कौन सा है इसमें से 6 लाख रुपए, तो वो पे कर दोगे आप। फिर उसके बाद अच्छा ये कौन जो हमारे पास पेनल्टी जो लगाता है, पेनल्टी लगाता है ये कौन लगा रहा होता है, पेनल्टी लगा रही होती है एफबीआर। पेनल्टी कौन लगा रही होगी, पेनल्टी लगा रही होगी एफबीआर या बोर्ड। और जो पनिशमेंट जो देगा, पनिशमेंट जो देगा, पनिशमेंट की बात करूं अगर मैं, पनिशमेंट जो देगा वो कौन देगा, स्पेशल जज दे रहा होगा मैं। पनिशमेंट कौन देगा, स्पेशल जज देगा। तो ये अब क्या लिखा हुआ है, इम्प्रिजनमेंट फॉर द 2 years एक्सटेंडेबल एडिशनल फाइन एंड विच मे एक्सटेंड टू द 20 lakhs और विद बोन। उसको 2 लाख की सजा मिलेगी इसके अलावा, और एडिशनल क्या फाइन लगेगा, एडिशनल फाइन लगेगा विच में एक्सटेंड अप टू 20 lakhs और विद बोथ, अगर दोनों भी हो सकती है उसके पास। तो एनी पर्सन हु एक्ट्स कमीशनिंग ऑफ सच ऑफेंस, स्पेशल जज imprisonment of the 1 year extendable and the fine with the 2 lakhs only। सेट है। तो ये क्या था, पहला पॉइंट था हमारे पास पेनल्टीज का। अगर आपने कंप्यूटर सिस्टम से रजिस्टर्ड नहीं करवाया तो 1 लाख 1 million रुपीज 10 लाख रुपए। अगर रजिस्टर्ड करवा दिया लेकिन आप क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो टैक्स से बचने के लिए, तो आप कितना दोगे, आप दोगे उसको कितना 5 लाख रुपए, 200% ऑफ द सच अमाउंट। और इम्प्रिजनमेंट कितनी हो सकती है आपको एक्सटेंडेड में, 2 साल के लिए, और फाइन भी लग सकता है 20 लाख का। उसके बाद ये था हमारे पास, ये सेक्शन कौन, ये पॉइंट नंबर सीरियल नंबर कौन सा, सीरियल नंबर 25 था, ये सीरियल नंबर 24 है। याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। उसके बाद इस वाले पॉइंट पे आते हैं। ऐसा कम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं ऐसे। तो हम लोगों ने पेनल्टी 1 million वाला पॉइंट कवर किया। ये वाला पॉइंट हो गया कि अगर कोई इंटीग्रेट नहीं करता तो 1 million का मीन्स 10 लाख का फिर पेनल्टी लगेगी 5 लाख की, अगर वो अवॉइड करता है। फिर हम आते हैं इस वाले पॉइंट पे कि एनी पर्सन हु फेल टू शेयर द इंफॉर्मेशन इन द मैनर एज रिक्वायर्ड अंडर सेक्शन 56 AB। अब ऐसा बंदा जो क्या करता है 56 AB के तहत क्या करता है, अवॉइड करता है इंटीग्रेट करना बिजनेस एक्टिविटीज को, तो उस पर कितना टैक्स लगेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, क्या ऐसा बंदा क्या करता है जो प्रोवाइड करता है इन्फॉर्मेशन, जो मतलब शेयर इन्फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, एनी पर्सन हु फेल टू शेयर द इन्फॉर्मेशन इन द मैनर एज रिक्वायर्ड अंडर 56 AB। 56 AB के तहत अगर वो अवॉइड करता है तो पेनल्टी कितने की लगेगी उस पर, पहली दफा पे 25,000 रुपए। अगर वो काम दोबारा ही करता है, सेकंड टाइम भी वही काम करता है, तो उस पर कितनी लगेगी 50,000 रुपए फॉर ईच डिफॉल्ट, ईच सब्सिक्वेंट डिफॉल्ट। तो उस पर कितनी लगती जाएगी, हर बार 50,000 रुपए लगती जाएगी। तो क्या होगा कि शेयर इन्फॉर्मेशन करनी है किसके तहत, 56 AB के तहत। वो अगर नहीं करता तो कितनी पेनल्टी लग रही है उसे, 25,000 पहली दफा, आगे दफा 50,000 रुपए। ये पॉइंट कौन सा था हमारा, ये पॉइंट 28 था। ये कौन सा था हमारे पास, सीरियल नंबर 25 था आई थिंक, और ये 24। याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मैंने एक दो लिखवा रहा हूँ, बाकी फिर हम लोग गो थ्रू करते रहेंगे। अच्छा उसके बाद फिर हम आते हैं किस पे, 10,000 वाली पेनल्टी पे आते हैं। 10,000 वाली पेनल्टी कहाँ है हमारे पास, ये पहले 5,000 वाली करते हैं। अब 5,000 वाली पेनल्टी क्या है, अब इसमें कुछ पेनल्टी ऐसी होंगी जो हमारे पास सिर्फ फाइन के साथ है, और कुछ पेनल्टी ऐसी हैं जो बिना फाइन के दे दी है हमें। अब पेनल्टी ऑफ 5,000 रुपीज में क्या लिखा हुआ है, ऐसा बंदा जो क्या कर रहा है, फेल टू इशू इनवॉइस व्हेन रिक्वायर्ड। आपको इनवॉइस रिक्वायर्ड है लेकिन आपने क्या कहा, आपने इनवॉइस से नहीं दी, आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे, तो कितनी पेनल्टी लगेगी आप पे, 5,000 रुपए लगेगी, और 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। आप पे 3,000 5,000 रुपए लग रहे होंगे, 3% ऑफ द अमाउंट रिक्वायर्ड। फेल टू
फेल टू इशू एन इनवॉइस व्हेन रिक्वायर्ड, फेल टू इशू इनवॉइस व्हेन रिक्वायर्ड, जब इनवॉइस रिक्वायर्ड है आप इशू नहीं कर रहे तो कितनी लगेगी पेनल्टी? 5,000 रुपए और 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। फिर लिखा फेल टू नोटिफाई द चेंज ऑफ द मटेरियल नेचर इन द पार्टिकुलर्स ऑफ द रजिस्ट्रेशन ऑफ द टैक्सेबल एक्टिविटी। फेल टू नोटिफाई द चेंजेस ऑफ द मटेरियल नेचर। मटेरियल नेचर मतलब फॉर एग्जांपल अगर कोई 10 रुपए की चीज है, 100 रुपए की चीज है, तो कोई 1 रुपए की चेंजिंग है, 2 की चेंजिंग हो रही है तो कोई मटेरियल चीज नहीं है। लेकिन अगर यही चेंजिंग किसकी हो रही है, 30 रुपए की, 40 रुपए की, तो क्या करना है, आपने नोटिफाई नहीं किया उसको। इतनी की सेल रिटर्न हो रही है, परचेज रिटर्न कर रहे हो, आपने परचेज रिटर्न किया लेकिन उस पर भी आपने क्या कर दिया, इनवॉइस जो अपना इनपुट टैक्स था क्लेम कर लिया। तो अगर आपने इस तरह की चेंजिंग नहीं कर रहे तो आपको कितनी पेनल्टी लगेगी? 5,000 की पेनल्टी लगेगी। आप कितने लायबल हो? 5,000 रुपये देने लायबल हो, किसके? इस पेनल्टी की। क्या आपको चेंजिंग जो मेजर चेंजिंग जो है वो कितनी देनी है? मटेरियल चेंजिंग 5,000 रुपये की। फिर लिखा हुआ है एनी पर्सन हु इज रिपीट एरनेस्टी कैलकुलेशन इन द रिटर्न एंड ड्यूरिंग द ईयर वेयर बाय द अमाउंट ऑफ टैक्स लेस देन द एक्चुअल टैक्स ड्यू इज पर। अच्छा, एक बंदा बार बार क्या कर रहा है, वो एरनेस्टली कर रहा है कि आपका टैक्स बनता है कितने का, आपका टैक्स बनता है 100 रुपीज का, आप बार बार दिखा रहे हो 80 रुपए। ऐसा काम बार बार करने पे कितनी पेनल्टी लग रही है? 5,000 रुपए और 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, क्या होगा, टैक्सेबल होगा, मतलब पेनल्टी लगेगी इस पे 5,000 रुपए। कैलकुलेशन बार बार आप क्या कर रहे हो, गलत कर रहे हो, कम टैक्स पे कर रहे हो और बनता ज्यादा है, तो गलत एंट्री पास करने पे कितनी आपकी कैलकुलेशन लगेगी? 5,000 रुपये पेनल्टी लगेगी और 3% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, जो भी इनमें दोनों में से हायर होगी वो लगेगी। तो याद रखना ये टैक्स इन्वॉल्व जो मटेरियल नेचर वाली बात है इसमें सिर्फ 5,000 रुपये, ना कि 3% वाली बात है। फिर फेल टू मेक एनी पेमेंट इन द मैनर प्रिस्क्राइब, जो मैंने बताया हुआ है आप उसके तहत क्या कर रहे हो, पेमेंट नहीं कर रहे हो। अच्छा, फेल टू मेक पेमेंट इन द प्रिस्क्राइब मैनर, ये सेक्शन कौन सा हमारा? ये सेक्शन नंबर 73 है हमारे पास, ठीक है। तो ऐसा बंदा जो क्या कर रहा है, तो ये सीरियल नंबर कौन सा है हमारा? सीरियल नंबर ये आई थिंक सो 16 है। ये सीरियल नंबर 2 है हमारे पास। ये सीरियल नंबर याद नहीं करना है, सिर्फ उससे सेक्शन से देख लेना कि फेल टू मेक पेमेंट इन द प्रिस्क्राइब मैनर प्रिस्क्राइब, अगर वो सेक्शन अंडर सेक्शन 73 में जो लिखा हुआ है, अगर उस सही तरीके से पेमेंट नहीं करता, प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी? 5,000 रुपये और 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। उसके बाद द फेल टू फुलफिल द ऑफ द कंडीशन लिमिटेशन और द रिस्ट्रिक्शन प्रिस्क्राइब इन द नोटिफिकेशन। अब क्या है हमारे पास, अगर एक क्या लिखी है, फेल टू फुलफिल द एनी कंडीशन, कंडीशन या लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन अगर वो फॉलो नहीं करता तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी? उससे पेनल्टी लगेगी 5,000 रुपये और 3% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। पेनल्टी इतनी क्या करेंगे, उसको देनी पड़ेगी। उसके बाद एनी पर्सन हु contravenes of the any provision of this act which no penalty has specifically the provided in the section, कितनी लग रही है उसे? 5,000 रुपए और 3% of the amount of tax involved whichever is higher। फिर हम आते हैं किसके ऊपर? 10,000 वाली पेनल्टी पे। अब 10,000 में क्या है, कुछ पेनल्टी ऐसी हैं जिसपे पनिशमेंट भी है और कुछ ऐसी हैं जिसपे पनिशमेंट नहीं है। तो पहले हम लोग बात करेंगे जिससे पनिशमेंट क्या है, पनिशमेंट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइन लग रहा है हमारे पास। तो पहली पेनल्टी हमारे पास जो सीरियल नंबर 1 दिया है हमारे पास, तो फेल टू फर्निश अ रिटर्न विद द ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट। फेल टू रिटर्न, ये सीरियल नंबर 1 ही है हमारे पास ना। अच्छा, ऐसा बंदा क्यों क्या क्या कर रहा है, ये फेल कर रहा है, फेल टू फर्निश अ रिटर्न विद इन द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट के अंदर क्या करता है, रिटर्न फाइल नहीं करता। पेनल्टी कितनी लग रही है उस पर? 10,000 रुपये पेनल्टी लगेगी। इफ अ पर्सन फाइल रिटर्न विद इन 10 days ऑफ द ड्यू डेट, पेनल्टी ऑफ द 200 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ द डिफॉल्ट। वैसे पेनल्टी कितनी लगेगी, तो 10,000 की पेनल्टी लगेगी, लेकिन अगर वो बंदा क्या करता है, 10 दिन के अंदर अंदर कर देता है, तो ईच डे पे कितनी लगेगी आपके पास? 200 रुपये लग रही होगी। जैसे कि आपकी ड्यू डेट है लेट से 18 तारीख, ठीक है, हर महीने की। तो आपने 10 दिन के अंदर 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, अगर आपने 10 दिन के अंदर अंदर आपने क्या कर दी, पेमेंट कर दी है,
तो आपको हर दिन कितने देने पड़ेंगे? लेट्स आप पेमेंट करें यहाँ पे, तो आपको 200 रुपये यहाँ देने पड़ेंगे, 200 यहाँ पे, 200 यहाँ पे। तो अगर आप इसके बाद पेमेंट करते हो तो आप कितने दोगे? 10,000 दोगे। सेट है। उसके बाद है आपके पास अनऑथोराइज इशू एन इनवॉइस। आप क्या करते हो? अनऑथोराइज तरीके से क्या करते हो या अनऑथोराइजली क्या करते हो? इशू करते हो, एक इनवॉइस इशू कर रहे हो तो उस पर आपको कितनी पेनल्टी लग रही है? उस पर आपको पेनल्टी लगेगी कितने की? 10,000 रुपये या तो 5% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। अगर आप गलत इनवॉइस इशू करते हो, अनऑथोराइज तरीके से, आप रजिस्टर्ड नहीं हो, फिर भी आपने क्या कर दिया, आपने इनवॉइस इशू कर दी, तो कितनी लगेगी आप पे? आप पे पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपये या तो 5% विद और विच एवर इज हायर। इसमें भी कोई पनिशमेंट नहीं है आपके पास। अच्छा, उसके बाद फिर हम आते हैं नीचे। अब लिखा हुआ है कि एनी पर्सन any person who being owner of the goods which are brought into Pakistan violation under section 3040D। अगर ऐसा बंदा जो है क्या, any person being the owner of goods which are brought goods into Pakistan और द वॉल्यूशन इन द सेक्शन 40D, अगर 40D के तहत क्या करता है, वो गुड्स लेके आ रहा है बाकी वॉल्यूशन के तौर पे, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी? उस पर पेनल्टी लगेगी 10,000 रुपए की, 5% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज हायर। और अथॉरिटी में अलाउड redemption of the goods on fine payment which is not less than 20% of the value on the retail price in the case of falling item attributable of the such goods। ठीक है, तो 10,000 रुपये लगेगी और 5% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर क्या लगेगा? ऐसा बंदा वॉल्यूशन कर रहा है 40D के तहत, 10,000 रुपये या तो 5% ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, जितने का अमाउंट इसमें इन्वॉल्व होगा। उसके बाद अब ऐसा बंदा जो क्या कर रहा है, रिटेल प्राइस नहीं लिख रहा, रिटेल प्राइस नहीं लिख रहा, a manufacturer or the importer who fail to print the retail price in the manner as the stipulate under act, तो फिर कितना फाइन लगेगा? उस पर फाइन लगेगा कितने का? 10,000 रुपये का और 5% अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। ठीक है, रिटेल प्राइस वगैरह बात लिखनी है आपने उस पे। तो 10,000 लगेगा और 10,000 रुपये and the goods shall be liable to be जब्त जब्त कर दी जाएगी कॉन्फिस्केशन। ठीक है, तो फाइल आपको क्या करना है, रिटेल प्राइस लिखनी है और जो वॉल्यूशन के तहत आपको लेंगे तो 10,000 पे 10,000 5% लगेगा। अच्छा, फेल टू मेंटेन रिकॉर्ड, ऐसा बंदा क्या कर रहा है, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, तो उस पर कितना फाइन लगेगा? रिकॉर्ड का सेक्शन कौन सा? रिकॉर्ड का सेक्शन था हमारा सेक्शन नंबर 22। रिकॉर्ड का सेक्शन कौन सा? सेक्शन नंबर 22। और ये सीरियल नंबर कौन सा? सीरियल नंबर 8 है, चाहे तो देख भी सकते हैं ऐसे। सीरियल नंबर कौन सा है हमारे पास? 8 है। ये रहे तो 22 को 24, 22 कौन सा हमारा रिकॉर्ड्स का, 24 कहता है कि टाइम कितना चाहिए उसको रिटेन रखने के लिए, कितना टाइम, मतलब रिकॉर्ड कब तक रखने चाहिए? तो रिकॉर्ड कितने? 6 साल तक के रिकॉर्ड। अगर ये काम नहीं कर रहा हो बंदा, अगर ये काम नहीं कर रहा वो, तो 10,000 रुपये लगेंगे पेनल्टी उस पर और 5% ऑफ द अमाउंट विच एवर इज हायर। तो ये चीजें थी जिसमें क्या था, 10,000 में 5% टैक्स लग रहा था, लेकिन उसमें कोई पनिशमेंट नहीं मिल रही थी आपको। ठीक है, और एक अमाउंट ऐसा था जो क्या कर रहा था, 10,000 रुपये लग रहे थे, लेकिन अगर आप फाइल रिटर्न नहीं, मतलब फंडिंग रिटर्न नहीं करते ड्यू डेट के अंदर अंदर, तो 10,000 रुपये और 200 रुपये क्या है अगर आप 10 दिन के अंदर करते हो तो। अब हम बात करते हैं उसकी जिसपे क्या लग रहा है हम लोग को जेल हो सकती है, पनिशमेंट मिलेगी। एनी पर्सन हु फेल टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स टैक्स कहाँ गया यार? अच्छा, एनी पर्सन हु फेल टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ tax due or the any part tax due or the any part thereof in the time or manner। ऐसा पर्सन जो क्या करता है, who fail to deposit the amount of due tax and the any part, कोई भी पार्ट thereof in the time or manner, जो टाइम पे क्या करता है, टाइम पे पैसे जमा नहीं करवा रहा है या कोई ऐसा मसला कर रहा है, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी? या फेल टू रजिस्टर्ड वगैरह है
उस पर कितनी पेनल्टी लग रही है आपके पास? उस पर पेनल्टी लग रही है 10,000 रुपये की और 5% अमाउंट हायर। ठीक है, जो अमाउंट अगर लेट्स आपके 10,000 बन रहा है तो आप 10,000 क्या कर दो, मतलब 10,000 बोल रहा हूँ, आपका पेनल्टी बन रही है, लाइबिलिटी बन रही है 100 रुपीज की, तो आप क्या कर दो, हाथ का पे करो। ये नहीं कि आप 80 रुपये आज पे कर रहे हो और 20 रुपये का बोल रहे हो बाद में जमा करवा दूंगा, तो वो ना करो। या टाइम ले रहे हो, अगर 2 दिन के बाद जमा करवाओगे तो आप 2 दिन के बजाय 3 दिन लगा रहे हो, तो पेनल्टी कितनी लग रही है आपके पास? 10,000 रुपये, 5% अमाउंट विच एवर इज हायर। उसके बाद इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इज पेड विद इन द 10 days ऑफ द ड्यू डेट, द डिफॉल्ट शैल बी पेनल्टी ऑफ द 500 रुपीज फॉर ईच डे ऑफ द डिफॉल्ट। अच्छा, उस पर कितनी लगेगी? 500 रुपये लगेगी डिफॉल्ट हर दिन के ऊपर, 10 दिन के अंदर अंदर, वरना उसके बाद क्या, 10,000 रुपये और 5% अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। फिर लिखा नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज व्हेन द मिसकैलकुलेशन इज मेड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अगर उसमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी अगर पहली दफा क्या की हो, मिसकैलकुलेशन की हो पहली दफा साल के अंदर। इफ द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू इज नॉट पेड इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 60 days, आप पे एक अमाउंट ड्यू था लेकिन आपने क्या करा उसको, आप पे एक अमाउंट ड्यू है लेकिन आपने 60 दिन के अंदर भी क्या करवाया, वो अमाउंट जमा नहीं करवाया, 60 दिन के अंदर भी आपने अमाउंट जमा नहीं करवाया, तो आप पे कितनी लाइबिलिटी लगेगी? आप पे कितनी, आपको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी। पनिशमेंट क्या होगी? स्पेशल जज करेगा, पनिशमेंट देगा, इम्प्रिजनमेंट करेगा 3 साल की, एक्सटेंडेबल बढ़ सकती है, और द फाइन विच मे एक्सटेंड अप टू द इक्वल अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व ऑन द बोर्ड। ठीक है, फाइन कौन सा? जो इक्वल अमाउंट होगा, या क्या बोथ भी हो सकती है, दोनों चीजें भी देनी पड़ सकती हैं कि आपको जेल में डाल दिया जाए और फाइन देना पड़ जाए। तो ऐसा बंदा जो क्या करता है, अमाउंट ड्यू कर रहा है, जो आधा अमाउंट जमा करवा रहा है और आधा नहीं, पूरा नहीं जमा करवा रहा, फेल टू डिपॉजिट द अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू, तो 10,000 रुपये, 5,000 रुपये देना है उसको, लेकिन अगर 10 दिन के अंदर जमा करवाता है तो हर दिन के हिसाब से 500 रुपये पेनल्टी देनी है, और 500 पेनल्टी देगा। और अगर ये जो सीन हो रहा है हमारे पास, पहली दफा उसने मिस कैलकुलेशन की है कि 100 जमा करवाया तो 80 करवा दिया, अगर पहली दफा कर रहा है तो उसको कोई फाइन नहीं लगेगा, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन अगर वो पेनल्टी लगती है, ठीक है, और वो पेनल्टी लगने के बावजूद भी क्या कर रहा है, वो 2 महीने तक जमा नहीं करवा रहा पैसे, तो उसको जेल होगी 3 साल होगी, या तो इससे ऊपर, या तो फाइन, फाइन लगेगा जितना टैक्स लॉ में, या दोनों चीजें भी हो सकती हैं। तो ये बात हमारे पॉइंट नंबर 3 में लिखी हुई थी। उसके बाद फेल टू मेक एन एप्लीकेशन फॉर द रजिस्ट्रेशन बिफोर द मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। एक बंदे ने टैक्सेबल सप्लाई क्या कर रही है, टैक्सेबल सप्लाई मेक कर रहा है लेकिन क्या रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई, फेल टू मेक एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रेशन बिफोर द मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई। तो भाई कितने लगेंगे? तो 10,000 रुपये और 5% अमाउंट ऑफ whichever is higher. If the such person fail to register within the 60 days of the commencement of the taxable activity, अगर 60 दिनों के अंदर अंदर भी नहीं करता तो कितनी लगेगी उस पर? 3 साल की सजा होगी उसको, वो बढ़ सकती है, और विद द फाइन विच में एक्सटेंड अप टू द इक्वल अमाउंट ऑफ द टैक्स इन्वॉल्व, जितना अमाउंट पे का टैक्स इन्वॉल्व, या दोनों भी हो सकता है। मेकिंग एप्लीकेशन पे 10,000 रुपये और 5%, और 60 दिन के अंदर अगर नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन तो कितने लगेगी? 3 साल की सजा होगी, या तो फाइन होगा, या तो दोनों भी हो सकते हैं। तो ये हम थोड़े से पॉइंट पढ़े 10,000 वाली पेनल्टी के। हमने 5,000 वाली पेनल्टी कवर की, 10,000 वाली, 10 लाख वाली, इसके अलावा 5 लाख वाली। अब हम आते हैं 25,000 पे। बड़ा चाहिए।
अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है कि एनी पर्सन ऑब्जेक्ट द अथॉरिटी ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी। ऐसा बंदा क्या कर रहा है, ये जो रिक्वायर्ड डाल मतलब जो क्या कर रहा है, रुकावट डाल रहा है किसके अंदर, ऑथराइज पर्सन को, ऑफिसर को, इन द परफॉर्मेंस ऑफ द ड्यूटी। ये सेक्शन कौन सा में लिखा हुआ है, 31 के अंदर। कौन सा 31 सेक्शन कौन सा था हमारे पास, 31 था हमारे पास पावर्स का। अगर उस बंदे को क्या कर रहा है, किसी बंदे को रोक रहा है, वो ऑथराइज पर्सन कोई भी मतलब को चेक करने दे रहा, पावर को इस्तेमाल करने दे रहा, तो उसमें कितनी पेनल्टी लगेगी, उसमें पेनल्टी लगेगी कितने की, 20,000 25,000 रुपीज और द 100%। तो 25,000 रुपीज और 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, जितना टैक्स इन्वॉल्व है वो अमाउंट और 100% रुपीज। तो ऐसा बंदा जो क्या कर रहा है, रुकावट डाल रहा है, ठीक है, टू द ऑथराइज्ड ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ दिस ड्यूटी, ऑफिशियल ड्यूटी। आपको स्टॉक काउंट करने नहीं दे रहा, आपको कुछ चीजें करने नहीं दे रहा, तो उस पर 25,000 रुपये या 100% क्या लगेगी, उस पर पेनल्टी लगेगी। अच्छा, अब क्या होगा, ये तो था विदाउट पनिशमेंट वाली बात। अब अगर पनिशमेंट जो लग रही है, पनिशमेंट किस पे लगेगी, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये रहा, सॉरी, कि एनी पर्सन हु इज ऑब्जेक्ट द ऑफिसर अथॉराइज अथॉराइज अथॉर क्या लिखा हुआ है, ऑथोराइज ऑफिसर इन द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ऑफिशियल ड्यूटी, तो 25,000 रुपए और 100% ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स ड्यू विच एवर इज हायर। सेट है। ये सिर्फ एक पेनल्टी ऐसी थी जिसपे, ओके फिर आगे चलते हैं हमारे पास कि एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स, प्रोसेस, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूट, स्टोर्स और द सेल, क्या बेचता है वो, सिगरेट पैक्स विद द काउंटरफिटेड स्टैम्प टैक्स, बैंडरल्स, स्टिकर्स, लेबल्स, बारकोड और विदाउट टैक्स स्टैम्प, ठीक है, स्टिकर, बैंडरल से और द बारकोड। अच्छा, अब ऐसा बंदा जो क्या कर रहा है, सिगरेट को सेल कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, उसके पास कोई फेक स्टैम्प लगाई हुई, स्टैम्प लगाई हुई है, या स्टैम्प्स वगैरह नहीं है उसके पास, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी, उस पर पेनल्टी लगेगी कितने की, 25,000 रुपए की, और 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या मिलेगी उसको, स्पेशल जज क्या देगा आपको, पनिशमेंट देगा कितने की, 3 साल की जेल और एडिशनल फाइन एक्सटेंड अप टू द इक्वल अमाउंट ऑफ द लॉस टैक्स विद द बोथ, सही है। इन द केस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ सिगरेट, परमानेंट seizures of the vehicle used for the transport. In case of repeat sales of cigarette without or with the counterfeit tax stamp control, such shall be the sealed for the period of not exceeding 15 days। अच्छा, वो क्या कर देगा, सील कर देगा, लेकिन 15 दिन से ऊपर नहीं। तो उस पर क्या टैक्स स्टैम्प होनी चाहिए, बैंड रोल्स, स्टिकर्स, लेबल, बारकोड्स वगैरह होने चाहिए, ठीक है, इसके ऊपर सिगरेट्स वगैरह पे, पैकेट पे। उसके बाद हम आते हैं नीचे, या ऊपर चलते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ है कि सबमिट अ फॉल्स और द फॉरगेट डॉक्यूमेंट और डिस्ट्रॉय ऑल्टर और फॉल्सीज records or make the false statement, false declaration, false representation, give any false information, issue or the use of document which is for forget forged and false। जो गलत हो, मतलब जिसके कोई मतलब कोई इंपॉर्टेंट ना हो, अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट क्या करता है, जमा करवाता है, इशू करता है मतलब, तो फिर कितनी पेनल्टी लगी, 25,000 रुपए की, 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। और जो स्पेशल जज क्या देगा, उसको सजा देगा 3 साल की और फाइन देगा, और दोनों भी दे सकता है, ठीक है। तो अगर कोई गलत डॉक्यूमेंट्स क्या करता है, जमा करवाता है, तो 25,000 रुपए और 100% ऑफ द अमाउंट टैक्स इन्वॉल्व, और जो 3 साल की क्या होगी, उसको जेल होगी। उसके बाद फिर एनी पर्सन who design who design simply लिखा हुआ है, the access of the unauthorized officer to the person business premises registered office, ठीक है, unauthorized officer to the business premises, ठीक है, मतलब किसी एक बंदे को, ऐसा कोई अनऑथोराइज बंदा है जो क्या करता है, मतलब जिसको कंप्यूटर सिस्टम में एफबीआर के जाने का इजाजत मिल गई, तो उसको क्या वो इजाजत मतलब वो यूज कर रहा है, ठीक है, अनऑथोराइज एक्सेस मिल रहा है किसी को कंप्यूटर सिस्टम यूज करने का एफबीआर का, तो उसको कितनी परसेंट पेनल्टी लगी, 25,000 रुपए की, 25,000 रुपए की, और नहीं ये पॉइंट अलग था, वो 1 साल वाली थी वो बात, बस ये देख लो कि हु डिजाइन द एसेस ऑफ द
ऑथोराइज ऑफिसर ऑफ द बिजनेस प्रीमिसेस रजिस्टर्ड ऑफिस, तो 25,000 रुपये या 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। और स्पेशल जज क्या देगा उसको, 5 साल की सजा देगा, 5 साल की पनिशमेंट होगी उसको, और 5 साल की पनिशमेंट विद फाइन, वो दोनों चीजें क्या हो सकती है, साथ में हो सकती है। सॉरी मैं गलत पढ़ा था, लिखा हुआ है यहाँ पे कि एनी पर्सन हु डिजाइंस द access of the authorized officer to the business premises registered office। अच्छा, ऐसा बंदा क्यों कर रहा है जो रोक रहा है किसी बंदे को, जो मतलब ऑथराइज बंदे को रोक रहा है, किसको चेक करने के लिए, स्टॉक चेक करने के लिए, रिकॉर्ड चेक करने के लिए, रजिस्टर वगैरह चेक करने के लिए, तो उस पर कितनी पेनल्टी लगेगी, उस पर पेनल्टी लगेगी 25,000 रुपए की। जिससे हमने ऊपर पढ़ा था कि क्या कर रहा है वो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, रोक रहा है ऑथराइज बंदे को एक्सेस चेक करने, मतलब किस पे, बिजनेस प्रीमिसेस के अंदर जाने से, या तो उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह, स्टॉक वगैरह चेक करने थे। तो 25,000 लगेगी उस पर, और 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। स्पेशली इसका देगा 5 लाख, 5,000, 5 लाख साल की, उसको 5 साल की क्या देगा, सजा देगा जेल की, और फाइन भी हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर एनी पर्सन हु any person who commit the tax fraud or the abets the or conveys the incommissioning of tax fraud, कोई टैक्स फ्रॉड करता है उस पर लगेगी 25,000 रुपये या 1,000% ऑफ द 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व। और जज कितना देगा उसको, 5 साल की क्या देगा, जेल सजा देगा, और फाइन देगा, और दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद फिर वेयर एनी पर्सन वायलेट्स एनी embargo placed or the removal of goods in the connection with the recovery of tax। एम्बार्गो मतलब कि गवर्नमेंट ऑर्डर इम्पोजिंग आ ट्रेड बैरियर, ठीक है, मतलब वहां पे बेचना अलाउ नहीं था, वहां पे आपने बेचा, तो क्या होगा, आपको 25,000 रुपये क्या देना पड़ेगा आपको, 25,000 रुपये पेनल्टी होगी, या 10% ऑफ द अमाउंट, 10% है ये, 10% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व विच एवर इज हायर। स्पेशल जज क्या करेगा, उसको 1 साल की क्या देगा, सजा देगा, या उससे ऊपर भी हो सकती है, और फाइन देगा जितने का टैक्स इन्वॉल्व होगा, और बोझ भी हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे क्या लगा, बैरियर लगा हुआ कि आपको वहाँ चीज बेच नहीं सकते, तो इसको मैं अलग से आइडेंटिफाई भी कर दूंगा 10%, ताकि हमें अलग लगे कि यार ये अलग है, ठीक है। जहाँ मना किया गया है वहाँ 25,000 रुपये, 10%, और दोनों भी हो सकते हैं, दोनों मतलब जो जो इसमें से हायर होगा, बाकी आपको जेल हो सकती है 1 साल की, और फाइन हो सकता है, दोनों भी हो सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट बचा हमारे पास 25,000 वाले में, नहीं दो बच, ये तो हो चुका हमारे पास कि एनी पर्सन फेल टू शेयर द इन्फॉर्मेशन इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन द सेक्शन 56 AB। 25,000 पहली दफा में, और 50,000 रुपये अगली बार से। अच्छा, एनी पर्सन नोइंग, तो knowingly and the without lawful authority gain access to the attempt to gain access to the computer system, unauthorized use or the disclose or publish or the publishes or the otherwise मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहा है, ये बोला है कि किसी अनऑथोराइज बंदे को एक्सेस मिल गया किसी कंप्यूटर सिस्टम यूज करने का, एफबीआर का, ठीक है, तो उस बंदे पेनल्टी कितनी लगेगी, उसमें पेनल्टी लगेगी एक 25,000 रुपए की, और 100% ऑफ द अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, ठीक है। और उसको जेल होगी कितने साल की, 1 साल की, और फाइन लगेगा, या दोनों भी हो सकता है, ठीक है। 25,000 रुपये, 100% ऑफ द टैक्स अमाउंट ऑफ टैक्स इन्वॉल्व, और विच एवर इज हायर। अब उसके बाद कुछ पेनल्टीज अलग अलग है हमारे पास, ये 3 पेनल्टी बची हैं। अगर सीरियल नंबर चाहते हो इसका के पता चल जाए, तो सीरियल नंबर मैं बता देता हूँ कौन सबका, ताकि अगर बुक से भी आपको पढ़ना हो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो, आप उससे नोट से अपने। ये अनऑथराइज्ड एक्सेस मिल रहा है किसका, एफबीआई के सिस्टम का, तो ये सेक्शन, ये सीरियल नंबर 22 है, सीरियल 22 का इसका जो लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद अगर मैं बात करूं सिगरेट्स वगैरह बेचने की, तो सिगरेट्स वाला सेक्शन तो कौन सा था हमारे पास, सेक्शन सिगरेट की बात कर रहे हैं ना, तो सिगरेट वाला सेक्शन था सीरियल नंबर 23 था हमारे पास,
उसके बाद फॉल्स डॉक्यूमेंट्स वाला कौन फॉल्स डॉक्यूमेंट था, फॉल्स डॉक्यूमेंट का है हमारे पास। तो ये क्या था, सीरियल नंबर 15 था। एम्बार्गो वाला जो था हमारे पास वो है सीरियल नंबर 14 था। उसके बाद कमिट टैक्स फ्रॉड कर रहा है वो, तो उसका ये था 25,000 को 100%, ये था हमारे पास सीरियल नंबर 13। और आपको रोका जा रहा है कहाँ पे, ऑथराइज चेक करने के लिए अंडर सेक्शन पता नहीं कौन सा है। तो सेक्शन नंबर ये 12 है हमारे पास, ठीक है। सेक्शन नंबर 12 का चेक कर लो कौन सा था हमारे पास, सेक्शन डील करता है इससे। सेक्शन 12 को डील करता है सेक्शन नंबर 25 एक्सेल वाला, 38 और 40B। उसके बाद फॉल्स आपको फॉल्स चीजें दे रहा है, ठीक है, गलत चीजें दे रहा है। तो इसका सेक्शन कौन सा लग रहा था हमारे पास, सीरियल नंबर कौन सा, सीरियल नंबर कौन सा है इसका, 11 है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये सीरियल नंबर जो पढ़ रहे हैं अभी, सीरियल नंबर जो है वो है 9 है। ये सेक्शन नहीं है, सीरियल है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखा, वी आर रजिस्टर्ड पर्सन हु विदाउट एनी रीजन कॉज इन द नॉन कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 25 एक्सेस ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। ऐसा बंदा जो बिना किसी रीजनेबल कॉज के बिला वजह क्या कर रहा है, वो रोक रहा है आपको एक्सेस देने से डॉक्यूमेंट्स पे, सेक्शन 25 जो हमारे पास है। तो उस पर क्या, अगर पहली दफा फेल टू प्रोड्यूस द रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट ऑफ द नोटिस, फर्स्ट नोटिस पे कितना लगेगा पेनल्टी, 5,000 रुपये। सेकंड पे लगेगी उसको कितना, 10,000 रुपये। और थर्ड पे लगेगा कितना, 50,000 रुपये। ऐसा बंदा आपको रोक रहा है बिना किसी वजह से एक्सेस देने से 25 के तहत, तो 5,000 पहली दफा, सेकंड दफा नोटिस पे 10,000 रुपये, और थर्ड दफा नोटिस पे 50,000 रुपये। उसके बाद है हमारे पास के वेयर द एनी ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू अथॉरिटाइज टू एक्ट द लॉ causing loss to sales tax revenue। ऐसा बंदा जो क्या हो, एफबीआई का बंदा हो, वो क्या करता हो, वो where any officer of Inland Revenue authorized to act causing loss to sales tax revenue। अब वो बंदा जो उनका अपना खुद का है, वो क्या कर रहा है, चोरी कर रहा है या करवा रहा है, तो उस पे कितनी पेनल्टी लगेगी। उस पे पेनल्टी नहीं है। स्पेशल क्या बोल रहा है, इम्प्रिजनमेंट 3 years और फाइन ऑफ टैक्स इन्वॉल्व और द बोथ, वो दोनों चीजें भी हो सकती हैं उस पे। ठीक है, एफबीआई का अपना बंदा क्या करवा रहा है, चोरी करवा रहा है, तो कितने होगा उस पे, 3 साल की जेल होगी, 3 साल की जेल, और फाइन लगेगा जितने का टैक्स इन्वॉल्व होगा, और दोनों में सकते हैं। उसके बाद where any person repeats any offense for which a penalty is already provided। अच्छा, ऐसा बंदा जो एक काम दोबारा से करता है, एक काम दोबारा से कर रहा है, जिस पे पहले क्या कर चुका है, वो टैक्स को पहले पेनल्टी बता चुके हैं या प्रोवाइड कर चुका है, वो दे चुका है, तो वो काम दोबारा से करता है, तो पेनल्टी कितनी लग जाएगी, सच पर्सन शैल पे द ट्वाइस ऑफ द अमाउंट ऑफ पेनल्टी प्रोवाइडेड। वो क्या करेगा, 2 दफा उसको क्या, ट्वाइस अमाउंट, मतलब अगर लेट्स से 100 रुपीज पेनल्टी, तो कितना देगा वो, 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो 200 क्या देगा, तो पेनल्टी दोबारा से लगेगी उस पर, तो ट्वाइस क्या देगा, तो पेनल्टी देगा। तो ये मेरे पास सेक्शन था हमारे पे, ये मतलब ये इसका सीरियल नंबर कौन सा है, इसका सीरियल नंबर है हमारे पास 21। इसका मुझे याद नहीं आ रहा है कौन सा है, लेकिन है इसका भी। तो उसको मैं देखना है, ये पेनल्टी का सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, पेनल्टी का सेक्शन खुद कौन सा है, सेक्शन नंबर 23 है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।